जिसके डाउट्स हैं, जिसको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ पर पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर किस तरीके से पढ़ें कि आउटपुट आ जाए, या फिर ये लग रहा है कि हाँ जैसा होना चाहिए उस तरीके का शेड्यूल ही नहीं बन रहा है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। इस तरह के एक एक करके डाउट्स लेते चलते हैं। चलो जग्गी भाई सर से शुरू करेंगे, बोलो। जो सेकंड वाला है क्या, कि किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। पहले ये नहीं है कि सिटिंग नहीं आ रही है, सिटिंग बैठ रहा है पढ़ने, सिटिंग आ रही है, पूरे दिन की सिटिंग आ रही है, पूरा दिन बैठा रहता है, पूरा दिन किताब लेके मैं आज उठता नहीं हूँ, समझ में आ जाए, लेकिन सिस्टमैटिकली चीजें नहीं चलती तो फिर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वही जग्गी भाई साहब के साथ भी सेम है। और हरमन एक और चीज कह रहा था, मैं पढ़ता हूँ, आउटपुट नहीं आ रही है। देखो मैं बताता हूँ, मैं अगर स्पेसिफिकली तुम्हारी बात करूँ, इसने मुझे एक दिन पहले भी कहा था, मैंने टेस्ट लिया था, इसने कहा सर मैंने तैयारी करी थी पर मैं भूल गया। मैंने एक दिन कहा होमवर्क किया है, सर हाँ किया था, एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मैंने किया था पर अब मैं भूल गया। उस दिन दोनों बारी में झूठ पकड़ा गया था, ना इसने होमवर्क किया था ना इसने प्रिपरेशन करी। कारण था, मैंने कहा नोटबुक दिखाओ, नोटबुक नहीं थी, घर पे है। 11वीं का बच्चा जब ये कहता है ना मेरी नोटबुक घर पे रहेगी जिसमें होमवर्क किया, बकवास बात है, क्योंकि हमारी होमवर्क क्लास वर्क की नोटबुक्स अलग नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अपने आप को ना पहली बात तो भगवान मानना बंद कर दो। तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम एक बार पढ़ोगे और तुम्हें आ जाएगा। क्यों आएगा भाई? यहाँ आधी जिंदगी जितना मैं पढ़ा नहीं उससे ज्यादा पढ़ाने में निकल गई हूँ, और उसके बाद भी मैं फॉर्मूला तुमसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद भी वैल्यूज में गलतियां हो जाती हैं। तुम कौन हो? ऐसा नहीं है कि ना कि मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मेरे मम्मी पापा आज भी बादाम खिला रहे हैं मुझे, है ना, कि कुछ चीजें याद हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से कुछ उन बच्चों जैसा होना जो एक बारी में रीड करते हैं और सब याद हो जाते हैं। वो अब नॉर्मल है, तुम नॉर्मल लोग हो। तो ऐसा मत सोचो वो सुपीरियर है, वो जेन्युइनली अब नॉर्मल है जो एक बारी में पढ़ के एकदम से याद कर पा रहे हैं। अपने आप को बहुत नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं, हमें एक बारी में आधा अधूरा सा समझ में आएगा, दूसरी बारी में शायद 50 to 60% पहुंचेंगे, तीसरी बारी में हमें 80% 90% पकड़ में आएगा। और इसके अंदर जब मैं कह रहा हूं पकड़ में आएगा का मतलब मैं याद होना नहीं बोल रहा। याद करना, रट्टा मारना जरूरी है किसी सर्टेन पॉइंट के लिए, बट अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। चीजें समझ में आएंगी तो याद होनी शुरू हो जाएंगी, सिर्फ रटोगे तो शायद अंत तक जाएंगी नहीं चीजें। मुद्दा आता है, जैसे वो अंश बोल रहा था, हरमन बोल रहा है, पढ़ना शुरू कहाँ से करें? किताब लेके बैठने से आउटपुट नहीं आएगी। पहली बात तो एक काम करो, ये ना घंटे गिनना बंद करो। ये मत देखो आधे घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठना है, 10 घंटे बैठना है, ये नहीं चाहिए। हमें ये देखना है कि आउटपुट में निकालना क्या है। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कम करो कि तुम एक बार पढ़ोगे और तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को तुम ये सोचो कि नहीं मुझे तो आएगा ही नहीं, तो मुझे 10 बार एक ही चीज लिख के करनी है। ऐसा होता है बच्चे, देखो अगर जो एक चैप्टर की हम बात करते हैं, बचपन से याद करो, तुम्हारे हर टीचर ने एक चीज कही है, बेटा रिवीजन जरूरी है, रिवाइज करो, घर जाके करो, एग्जाम से पहले रिवाइज करो, तब जाके तुम परफॉर्म करते रहे। रिवीजन ही एक तरीका है जिससे तुम्हें चीजें याद होती हैं। दूसरा, टुकड़ों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। टुकड़ों में टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या? जब तुम किताब लेके बैठे हो ना, तो उस वक्त एक टारगेट लेके बैठ जाओ कि हाँ मुझे 15 क्वेश्चंस करने हैं, वो आधे घंटे में हो जाए, वो 1 घंटे में हो जाए, वो 2 घंटे में हो जाए। नहीं खत्म हो रहे हैं तो तब तक उठो मत, ठीक है? ये नहीं है कि 10 घंटे वाला टारगेट ले लिया, ऐसा नहीं, छोटे टारगेट। जैसे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा हूँ तो हमें पता है कि 15 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मिनट लगे तो 45 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। कोई क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा है तो वो स्ट्रेच होके और 2-4 मिनट खींचेगा। टोटल मिला के ऑन एन एग्रीगेट 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगने चाहिए 15 क्वेश्चन को। तो 1 घंटे वाला टारगेट लो और उसके बाद उसे खत्म करके उठ जाओ। उसके बाद तुम्हारा रिवॉर्ड टाइम, उस रिवॉर्ड टाइम में पढ़ना नहीं है, उस वक्त वो करो जो तुम्हें करने में अच्छा लगता है। और जब वो कर रहे हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, उस वक्त पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना। तुम्हारे साथ सबसे बुरा पार्ट क्या है स्टूडेंट लाइफ में? तुम्हारे साथ में, मेरे साथ भी रहा ही होगा अपने टाइम पे, ज्यादातर के साथ दिक्कत कहाँ आ रही है? हम ना ये मल्टीपल लाइफ एक ही टाइम पे जी रहे होते हैं। मतलब ना एक जिंदगी नहीं जी रहे ना एक टाइम पे। अब तुम यहाँ पे क्लास में बैठे हो, तुम स्टूडेंट्स हो, अब यहाँ पे मतलब 2 बच्चे तुम हो, जैसे मैं जानता हूँ तो भाई तुम म्यूजिक बहुत अच्छा बना रहे हो, ठीक है, तुम्हारा पैशन है, इंटरेस्ट है उसमें, म्यूजिक वाला पार्ट हो गया, राइटिंग वाला पार्ट हो गया, किसी का ड्राइंग वाला पार्ट हो गया, आर्टिस्ट अच्छे हो और वो स्किल बहुत अच्छी है। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ पढ़ के आई है, पढ़ा के आई है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक नेचुरल स्किल है जो बाय बर्थ है, वो अपने आप में बहुत सुपीरियर है, गॉड गिफ्टेड है तुम्हारे पास। तो वो ये नहीं बोल रहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन जब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे हो, मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए बैठे हो,
और बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे में ये चल रहा है कि नहीं उसमें ये एडिटिंग कर लेंगे, साथ में मिले, तुम्हारा डिस्कशन वो चल रहा है, तो उस वक्त तुम क्लास में क्यों बैठे हो फिर? या तो तुम उस चीज के साथ होने चाहिए ना जिसके लिए तुम इतने पैशनेट हो, लेकिन तुम्हें पता है कि उस सब के अलावा भी पढ़ाई उतनी ही जरूरी है। नॉन मेड इसीलिए ऑप्ट कर लिया ना हमने कि फुटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन फुटबॉल में करियर बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, और हमें लगता है कि पढ़ाई तो करनी है, तो नॉन मेड अपनी मर्जी से ले लिया। अब अगर लिया है तो उसको निभाना तो पड़ेगा, तो उस वक्त पैरेलली एक चीज चला लो, नहीं नहीं अब मेरे को वो जो चीज अच्छी लग रही थी, ट्यूशन मतलब क्लास में कुछ चल रहा है, चाहे वो ट्यूशन की बात हो गई चाहे स्कूल की बात हो गई, तुम नीचे नीचे कुछ और करे जा रहे हो, तो उस वक्त उस टाइम पे हो क्या रहा है, ना तो तुम वो 100% जो करना चाहते हो वो कर पा रहे हो क्योंकि छुप छुप के कर रहे हो, और आधे टाइम मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ना तुम वो कर रहे हो जिसके लिए तुम क्लास में आए हो। तो सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है, ये ना टुकड़ों में जिंदगी नहीं जीनी है भाई, एक सीधा सीधा फैक्ट है ये ना। मैं पीटीएम होगी या कुछ होगा, मैं पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूंगा इस चीज पे कि जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, तब उसे पढ़ने के लिए बोलना नहीं है। मतलब किस टाइम पे, जैसे वो ब्रेक लेता है, तो काफी पेरेंट्स का होता है कि जैसे ही बच्चे ने ब्रेक लिया, पढ़ लिया बस हो गया, क्या पढ़ा बताना, और अब क्या पढ़ेगा, कितना होएगा, ये सब नहीं चाहिए होता। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे डालते हैं कि भाई तुम जितनी देर पढ़े हो, अच्छा पढ़ के निकले हो, तुम्हें पता है तुम्हारा टारगेट क्या है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में कब दोगे, जब रिजल्ट ला के दोगे। अभी पेरेंट्स इनसिक्योर बहुत है, उनको क्या लग रहा है कि किताब लेके बैठा था, आउटपुट तो आ नहीं रही है, 4 घंटे फालतू में कुछ ऐसी उठ गया होगा, तो पेरेंट्स को क्या लग रहा है, पूछ लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कुछ किया भी है कि नहीं, और वो उस क्रॉस चेक के बाद जो तुम्हारा आधा पौना घंटा तुमने अपने आप को फ्री दिया था, उसमें तुम्हें वापस से पढ़ाई के बारे में सोचवाया जा रहा है, और तुम आउट ऑफ क्या हो रहे हो, अब उस वक्त फ्री होने की जगह फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, और अब तुम्हें वो पढ़ाई इरिटेटिंग लग रही है। लेकिन उसका ऑल्टरनेट है ही नहीं, पेरेंट्स को सिक्योर करोगे कैसे रिजल्ट लाके? हर देखो ऐसा नहीं कि हर पेरेंट 90 ही मांग रहा है, उन्हें दिख रहा है कि एक बच्चा अगर जो पासिंग परसेंटेज पे अटका हो तो 60 पे पहुंचे, 65 पे पहुंचे, 90 का जादू मंत्र नहीं मांग रहे हैं वो। ये सबको क्लियरली पता होता है कि नहीं, मेरा बच्चा अगर 40 वाला है तो जिस दिन वो 50 लाएगा उस दिन मैं बहुत खुश रहूंगा। मैं अपने बच्चे को फिर भी बोलूंगा यही कि बेटा और ज्यादा करता है, 60 ले आता कम से कम, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं कि वो इंप्रूव हो रहा है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखानी तो शुरू करो, पेरेंट्स अपने आप तुम्हें सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अब कहानी आ रही है पढ़ें कैसे, जिसको लग रहा है मेरे को यही नहीं पता चल रहा मैं पढ़ूं कैसे। तो पढ़ने का एक सिंपल तरीका, मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, जब मैं यहाँ पे +1 नॉन मेडिकल मेडिकल के बच्चे को किसी चैप्टर का टेस्ट देता हूँ, मैं 16 घंटे का टाइम देता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ ये कि एक चैप्टर मैक्स टू मैक्स 16 घंटे मांगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन 16 घंटे से घट के सिर्फ 12 हो सकते हैं, 12 से कम में वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं होगा, कुछ कर लो। अब तुम क्या बोल रहे हो कि मैं पढ़ा तो बहुत था लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया जब आप टेस्ट ले रहे हो। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि तुम 4 घंटे पढ़े हो, 2 घंटे पढ़े हो, 5 घंटे पढ़े हो, 3 घंटे पढ़े हो, अदरवाइज तुमने क्या किया, वन शॉट लगा लिया, चाहे वो मेरा ही रिकॉर्डेड सेशन था या किसी और का रिकॉर्डेड सेशन था, तुमने वो फटाफट से सुन लिया, और अब तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं मुझे आ गया और मैं पेपर में प्रेजेंटेबल हो जाऊंगा। नहीं होगा भाई, तुम तब तक आउटपुट नहीं निकालोगे जब तक तुम खुद रीड ना करो। रीडिंग और राइटिंग इज द ओनली मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं है, दीज आर दी ओनली मेथड्स। ये ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से पढ़ना ये कभी भी तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। वो मेरे लिए काम आ सकता है, मेरे लिए क्यों काम आएगा, एक क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा चुका हूँ और उसका आंसर नहीं पता चल रहा और मुझे सॉल्यूशन दिख भी रहा है तो जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, देखूंगा कि हाँ एक बंदे ने अलग मेथड से कुछ कराने की कोशिश करी है, मे बी भगवान एच सी वर्मा, उनकी वीडियो देखूंगा, वहां से कुछ पकड़ में आएगा। मैं एक सर्टेन गोल के साथ उस वीडियो को देख रहा हूँ, मैं वहां पे पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं गया, तो मेरे लिए वो वीडियो फिर भी जस्टिफाइड। अब तुम कहो कि ठीक है एच सी वर्मा का ही पूरा एक चैप्टर कराया, वो पूरा समझ लेते हैं। पहली बार अगर किसी अच्छे टीचर की वीडियोस देखोगे, एच सी वर्मा ही सर की लगा लो, कभी भी एक टुकड़े में 1 मिनट में, आधे घंटे में, 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म नहीं करते हैं। उनका एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, ढंग से एक एक टॉपिक को कराने के लिए। सिंपल एक रेनबो का लेक्चर है वो कम से कम 1.25 घंटे का है अभी। तो समझ रहे हो, वो इतनी डेप्थ में जाके समझाएंगे जो तुम कभी नहीं देखोगे। तुम क्या देखोगे, वन शॉट वीडियो जिसके अंदर एक चैप्टर 1 घंटे में पूरा करा दिया, तो तुम्हें लगता है अच्छा है वो, लेकिन जनरली वो आउटपुट नहीं है, वो एक रिव्यू की तरह दे रहे हैं। जिसको आता है वो रिकैप में फिर भी थोड़ा काउंटर करेगा कि हाँ ये ठीक बताया नहीं बताया, लेकिन जिसको वो चैप्टर आता ही नहीं है वो वहां से क्या सीख के निकलेगा, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली वो वही डिफरेंस है ना, एक बंदा 3 घंटे मूवी देख के आया और यहाँ एक बच्चा पूछता है भी क्या था मूवी में, मैं स्टोरी बताता हूँ, 5 मिनट में खत्म, 8 मिनट में खत्म, 10 मिनट में खत्म, ज्यादा ही हुआ तो एक आधा स्टंट मार के दिखा देते हैं, उसने ऐसे मुक्का मारा था मुंह पे आबिशु।
क्या ही हुआ उससे, एग्जैक्ट स्क्रीन प्ले नहीं है, डिटेलिंग नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेंगे कि मुक्का किसने मारा था, वहां पे उसके शूज का रंग पूछ लेंगे, वो कैसे बताओगे? वो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था वो पूछ लेंगे, वो उसके पीछे डायलॉग पूछ लेंगे, वो कहां से बताओगे? तो डेप्थ नहीं है ना उसमें। वन शॉट एग्जैक्टली वही चीज है। तो वन शॉट्स वगैरह के सहारे नहीं रहना, पहला। दूसरा, अब पढ़ना शुरू कहां से करें? बुक से पढ़ें, चैप्टर कौन सा शुरू करें? अगर किसी को लग रहा है कि मैं ऑलरेडी 4 महीने पीछे हूँ, क्योंकि 4-5 महीने हमारे चले गए हैं सेशन को, और लग रहा है कि मैं 4-5 महीने पीछे रह गया हूं, मैं अब कहां से शुरू करूं? तो वहां से शुरू करो जो चैप्टर क्लास में चल रहा है, जीरो से मत उठाओ। अगर अनटिल और अनलेस वो जीरो वाला चैप्टर तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन ना हो जो इसमें काम आ रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब टीचर करा रहे हैं वो बेसिक फाउंडेशन वाला टॉपिक कराते हैं। मैं तो, तुमने नोटिस किया, मैं हर टॉपिक में एक a+b का होल स्क्वायर भी लगता है तो मैं साथ में बोल देता हूँ कि इसका फॉर्मूला a² + b² + 2ab, जो कि मुझे पता है, तुम्हें पता है। उसके बाद भी कोशिश होती है कि बेसिक में जो आना ही चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए, उसको भी एक बार डिस्कस करते चलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे वो फाउंडेशन वाला क्लियर कर लेना चाहिए, तो ही वो जीरो चैप्टर उठाओ, वरना वो चैप्टर उठाओ जो क्लास में चल रहा है। क्योंकि अगर तुम वो जीरो चैप्टर उठाओगे, अभी तुम में इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल नहीं डेवलप हुआ है, क्योंकि 4 महीने से हम पढ़े नहीं, रस्टी हो गए। तो हम में इतनी स्पीड नहीं है कि एक चैप्टर वो भी कर लें जो पहले हो रखा है, और एक चैप्टर वो भी उठा लें जो क्लास में चल रहा है, और एक चैप्टर मैं भी एक्स्ट्रा दे के रखता हूँ जिसका टेस्ट लेना है। यही चलता है ना। हम कैसे करते हैं, मैं फ्राइडे को एक टेस्ट अनाउंस कर देता हूँ, मंडे को नया चैप्टर चल रहा होता है अपना। तो मतलब फ्राइडे वाला चैप्टर भी रिवाइज करना, और जो मंडे डेली क्लास में हो रहा है वो भी करना। तो 2 चैप्टर ऑलरेडी चल रहे हैं, थर्ड मत उठाओ। समझ में आ रही है बात? पहली प्रायोरिटी क्या रखो? क्लास प्रेजेंस इंप्रूव करो बच्चे। अब ये क्लास प्रेजेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अगर हम यहाँ 45 मिनट्स के लिए पढ़ते हैं, 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं, वो 1 घंटा जेन्युइन आउटपुट वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया, तुमने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, और दिमाग में क्या होता है, ठीक है बाद में पूछ लूंगा, कर ही लूंगा। तुम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं ये बातें करके। तुम्हें भी पता है जब तुम्हें समझ नहीं आता तुम पता पूछते क्यों नहीं कि ठीक है बाद में आ जाएगा, शायद नहीं आएगा, मैं खुद पढ़ूंगा तब आ जाएगा, या कोई और समझा देगा तब आएगा। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आज ही का दिन है, अभी हम समझने के लिए बैठे हैं। मुझे इंटरप्ट करो, सर समझाओ, फिर से नहीं पता चल रहा है तो फिर से समझाओ। और उस वक्त जब मैं समझा रहा हूँ इतना इन्वॉल्व होने की कोशिश करो कि मेरे साथ कनेक्ट करो। अगर हम सिंक कर जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं, तो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। चीजें समझ में आएंगी तो 1-1.5 घंटा प्रोडक्टिव हुआ। अब वो जो करा है ना, लेकिन जो तुम्हें समझ में आया वो मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में लाके समझा रहा हूँ, ऐसी लैंग्वेज जिससे तुम्हें आसान लगे, इंटरेस्टिंग लगे। बुक्स की लैंग्वेज कहाँ से आएगी? सेम टॉपिक घर जाके रिपीट करो। कैसे रिपीट करोगे? मैं यहाँ 45 मिनट का एक लेक्चर दे रहा हूँ, उसको रिपीट करने में तुम्हें 45 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा लगेगा ही नहीं। इससे ज्यादा टाइम देना नहीं है उस टॉपिक को। क्यों? मैं अगर 45 मिनट्स के अंदर 2 डेरिवेशंस करा देता हूँ, उससे रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, तुम्हें घर जाके वही डेरिवेशन, वही करे हुए न्यूमेरिकल्स के साथ 5 न्यूमेरिकल्स और करने हैं। डेरिवेशन सेम क्लास में अच्छे से समझी थी, वापस रिकॉल लेने में कितना टाइम लगेगा? न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में करें, कैलकुलेशन तक तुम कर चुके हो, तो वापस घर जाके सेम कैलकुलेशन रिपीट होने में टाइम नहीं लगेगा। एक अपने आपसे ये सोचना छोड़ो भी तुम्हें कैलकुलेशंस में टाइम लग रहा है, लगने दो। पहले 10-12 दिन लगेगा, धीरे 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 कैलकुलेशन फास्ट होनी शुरू हो जाती है। जिसने अभी स्टार्ट किया हो उसने देखा भी होगा, हर 2 दिन 3 दिन के अंदर तुम्हें अपनी कैलकुलेशंस में इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू होती है। ठीक है? तो ये मत सोचो कि तुम स्लो कर रहे हो, स्लो से प्रॉब्लम नहीं है, रुके हुए से दिक्कत है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बचपन से सुना है हमने। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंट रहोगे तो इंप्रूवमेंट आएगी। इट इज एग्जैक्टली लाइक एक्सेलरेटिंग मोशन। अगर मैं ये कहूँ नहीं एकदम से 40 की स्पीड पे शुरू करेंगे गाड़ी, 40 की स्पीड पे गाड़ी शुरू नहीं हो सकती। इनिशियली 0 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। 0 1 2 3 4 करके बढ़ाएंगे। किसी का एक्सेलरेशन ज्यादा है वो बहुत ज्यादा पिकअप उठा लेगा, एकदम से 40 पे पहुंचेगा। हमारा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस स्पीड पे वो आज चल रहा है हम भी धीरे धीरे 1 या 2 दिन बाद वहां तक पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हम +1 में है तो बहुत टाइम है हमारे पास, +2 में भी हैं तो भी हमारे पास अभी 6-8 महीने अपने इसके पड़े हैं। ये बात समझ रहे हो? अपने तो ये दिक्कत नहीं है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है कि हाँ उसको तो वो तो 2 घंटे के अंदर 60 न्यूमेरिकल कर लेता है, मेरे तो 2 घंटे में निकलते ही टोटल 25 न्यूमेरिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज 25 निकलेंगे, कल 28 निकलेंगे, परसों 30 होंगे। तो ये इंप्रूवमेंट जरूरी है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है, तो हमें मेथड चेंज करने की जरूरत है। पहला तो ये क्लियर है कि स्पीड से नहीं घबराना है कि टाइम लग रहा है, लगाओ टाइम। मुद्दा ये नहीं है कि टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ उससे है कि जब तुम टाइम लगाने से भाग जाओ और छोड़ दो उस टॉपिक को। तो पहला क्या करना है, वो चैप्टर जो हम क्लास में कर रहे हैं उसी चैप्टर को रिवाइज करना है।
वही कंटेंट करना है जो हमने क्लास में कवर किया, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर से मत पकड़ने वालों। जब वो खत्म हो जाता है ना और तुम्हें लगता है 1 घंटा हो गया है, मेरे पास अभी 1 डेढ़ घंटा और है, तब एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाओ उसी टॉपिक से रिलेटेड। हेल्प बुक्स हैं तुम्हारे पास, उसके अंदर क्वेश्चन है, असाइनमेंट साथ में मिल जाती हैं, उसके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन उठाओ उस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये हो गया, ये कब है, आज की क्लास से जाने के बाद का काम। ये 2 घंटे में निपट चुका है। अगले दिन मॉर्निंग में उठोगे, 1 डेढ़ घंटा खुद को दे सकते हो, इंस्टीट्यूट आने से पहले दे सकते हो, मॉर्निंग में उठ के दे सकते हो। वो जो 1 डेढ़ से 2 घंटा एक्स्ट्रा और है, वो किसके लिए है, जिस चैप्टर का टेस्ट अनाउंस हो रहा है उस चैप्टर को उठाओ। अब पढ़ना कहाँ से शुरू करोगे भाई? हर बच्चे ने अपने तरीके से या तो नोट्स बनाए हुए हैं, या मेरे ही नोट्स प्रिंट कराए हुए हैं, या कहीं ना कहीं किसी एक सर्टेन बुक को पकड़ रखा है। पहली बात तो एक काम करो, मल्टीपल भगवान बनाने बंद करो। भगवान पता है कौन होता है? जिसपे हम ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं कि हाँ ये हमें कहीं किसी एक अच्छे रास्ते पे पहुंचा देगा। 4 किताबें मत उठाओ, 4 तरह के अलग अलग नोट्स मत उठाओ। मेरे हैं, तुम्हारे बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक है, स्कूल के टीचर ने बनाया, किसी और टीचर ने दिए, जिसके भी हैं, पहले एक उस सर्टेन नोट्स को, एक उस किताब को खत्म करके अगली पे पहुंचना है। ये मत करो थोड़ा सा इससे न पढ़ लिया, थोड़ा सा इससे पढ़ लिया, थोड़ा सा उससे। अगर नोट्स उठाए हैं तो पहले पूरा चैप्टर नोट्स से गो थ्रू करो। समझदारी तो यही है कि खुद के लिखे हुए नोट्स हो, या वो वाले नोट्स हैं जिसको हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, खोला, एक एक लाइन पढ़ डाली, पेंसिल यूज करो, हाइलाइटर यूज करो, मार्क करते चलो, और जहां न्यूमेरिकल आ रहा है उसको कैलकुलेट करते चलो, साइड बाय साइड सॉल्व करते रहो। ये वो चीजें जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, टेस्ट के लिए रिवाइज करते हो, देखी देखी सी लगेंगी, रिकॉल आसान हो जाएगा, उससे चैप्टर जल्दी कवर होगा। 4 घंटे लगेंगे नोट्स को और उसके बीच वाले क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स को करने में, 4 घंटे हो गए। अगला पार्ट एनसीईआरटी की फाइल, पूरी एनसीईआरटी जो हमारे पास एडिशनल फाइल है और जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सारा मिला जुला के 4 घंटे के अंदर एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। कुछ चैप्टर्स होंगे जो कम में भी हो जाएगी। अगर 4 घंटे हो गए, टोटल 8 घंटे हो गए। अब इसके बाद बनते हैं कंसेप्चुअल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई मेंस के और बोर्ड लेवल के। इनके लिए कितने और 8 घंटे, 4-4 घंटे में ब्रेक करें, 16 घंटे से ज्यादा बताओ चैप्टर में लगेगा। लेकिन 16 घंटे से जहां तुम कम करना शुरू करो, किससे कॉम्प्रोमाइज करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव बेस से, वो क्वेश्चन डलेगा पेपर में। नोट्स नहीं पढ़ोगे, कंसेप्ट नहीं पकड़ में आ रहा, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, वो सॉल्व नहीं होंगे। मैं एनसीईआरटी से कॉम्प्रोमाइज कर लूं तो नोट्स तो पढ़े, कंसेप्ट पकड़ में आया, पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम रह गए। तो इसलिए कोई, जहां तुम एक चीज कम कर दोगे वहां तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। क्लियर है? तो पहला तरीका क्या है, नोट्स पढ़ो, लाइन टू लाइन नोट्स को पढ़ो और अपने क्विक नोट्स पैरेलली बनाते चलो, पढ़ते हो। और एक और होता है, अब पढ़ने का तरीका क्या है? वैसे तो +1 में आ गए हो, ज्यादातर को पता होता है पढ़ने का तरीका बेस्ट क्या होता है बच्चे। पढ़ो मत, पढ़ाओ किसी को। तुम्हें हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। पढ़ाने का मतलब क्या होता है, जब तुम पढ़ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे मान लो अब मैंने पीरियोडिक टेबल खोला हुआ है, तो एक सिंपल लॉ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। अब इसमें तुम किसको बताओगे, कैसे बताओगे? इसको रटोगे डेफिनेशन को? नहीं, इसको तुमने रीड किया तो इसके अंदर क्या बोलोगे फटाफट, इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होने वाली, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये वैल्यूज रिपीट करेंगे। सिंपल किसको समझा रहे हो? बात तो अपने से ही कर रहे हो, समझा खुद को ही रहे हो, लेकिन एक इमेजिनरी बंदा अज्यूम करो जिसको तुम्हें ये बताना है। जितना तुम किसी को एलैबोरेट कर सकोगे ना, उतना तुम्हें खुद समझ में आ रहा है। सिंपल सा फंडा होता है, कोई किसी को तब समझा सकता है जब उसे समझ में आ रखा होता है। तो तुम समझाने के लिए समझोगे उसे, और जितना समझाओगे, बोल बोल के पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ईजी होंगी चीजें। तुम क्या कर रहे हो, बस ठीक है रीड करे जा रहे हो, पेज चले जा रहा है, आगे शिफ्ट हुए जा रहा है, ऐसे बस घूम रहा है वो फॉर्मेलिटी के। वो नहीं करना है, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है। समझ आ रहा है? कोशिश करो, किसी को पढ़ाओ, किसी को समझाओ। एक आपस में, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, किसी का डाउट आता है, मैं हमेशा कहता हूँ पहले उससे कर लो, इससे करवा लो, आपस में डिस्कस कर लो। रीजन यही होता है कि जिसका डाउट है उसका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो समझाएगा ना उसको डबल फायदा मिल रहा है उससे, क्योंकि वो कंसेप्ट समझा पा रहा है। और अगर वो नहीं समझा पा रहा तो सामने वाला काउंटर कर रहा है, भाई ये कैसे आ गया, और उसे आंसर नहीं पता तो तुम उठ के मेरे पास आओगे कि भाई ये देखना, ये कुछ कुछ बता रहे हैं सर, ये आंसर तो ठीक नहीं आ रहा है। तो उसमें मैं फिर दोनों को करेक्ट करूंगा। लेकिन अगर सामने वाला समझा ही नहीं रहा है, उसे ना उसे समझाना आया, ना उसे खुद आता होगा। समझ रहे हो? जितना किसी को इलैबोरेट करोगे, समझाओगे, उतना तुम्हारा फायदा होता जाएगा। पहला मुद्दा ठीक है, नोट्स पढ़े, क्वेश्चंस करे, नोट्स वाले ही जो ऑलरेडी करे हुए हैं उन्हीं को रिपीट करें। दूसरा फिर एनसीईआरटी फाइल पे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे।
डन है। अब जो कह रहा है मुझे याद नहीं रहता है, बेटा याद किसी को नहीं रहता है। पहली बारी में याद नहीं रहेगा। याद कब होगा? पहली बारी में जब हमने क्लास में करा, दूसरी बारी में घर जाके सेम डे रिवाइज किया, तीसरी बारी में एक हफ्ते के अंदर टेस्ट अनाउंस हो गया, 3 बार रिवाइज हो गया, चौथी बारी में जब स्कूल में एग्जाम हो जाएगा। अब जब चौथी बार जाओगे ना, तब तुम्हें 95 to 100% याद होगा। समझ रहे हो? पहली बारी में किसी को भी नहीं आएगा। मतलब पहली बारी में तो आज मैं तुम्हें एक सिंपल सी 2-3 चीजें बता देता हूँ, मैं 3 दिन बाद पूछूंगा तुम्हें नहीं आती होंगी, मैं पूछना भूल जाऊंगा कि मैंने क्या बताया, उस लेवल पे होता है ना। लेकिन अगर एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं, एक्चुअली कहानी क्या होती है ना, हमारा सीधा सा ब्रेन का गेम है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, वो हर लर्निंग प्रोसेस के लिए सर्किट बिल्ड करते हैं। अब सर्किट का तरीका क्या होता है, वो जितनी बार वो चीज रिकॉल होती है ना, वो सर्किट रीबिल्ड होता है। रीबिल्ड नहीं होगा, बेसिकली उसके अंदर से सिग्नल रीजनरेट होकर ट्रैवल करता रहेगा। तो वो सिग्नल जितनी बार उस सर्किट में से जाएगा, हर थॉट के लिए, हर मेमोरी के लिए ये होता है अंदर, तो वहां पर वो उतना ही सिग्नल जितनी बार ट्रैवल करेगा, वो सर्किट स्ट्रांग होता जाता है। जितनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो उतना मेमोरी के अंदर हमारे स्टोर होता रहेगा। जितना मेमोरी के अंदर स्टोर होता जा रहा है, उतना लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। तो मेन मुद्दा क्या, रिपीट करने से। जितनी बार रिपीट करोगे, उतना वो सर्किट स्ट्रांग हो रहा है, उतना डीप इनसाइड योर मेमोरी जाता जा रहा है। जितना ज्यादा मेमोरी में हो गया, उतना स्टोर हो गया। हमें लाइफ टाइम के लिए नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, आज जो मैं पढ़ूं मुझे 2 दिन तक याद रहे, 2 दिन के बाद मैं तीसरे दिन उसे उठाऊंगा, रिकॉल लूंगा। आज जो पढ़ने में 4 घंटे लगे हैं, 3 दिन के बाद उसी टॉपिक को रिकॉल करने में तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद वापस से रिकॉल करने में 1.5 की जगह तुम्हें मुश्किल से 45 मिनट्स लगेंगे चैप्टर का फटाफट से रिकैप लेने में, क्योंकि ज्यादातर चीजें पता होंगी, तेज 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 करके निपटा लोगे। समझ रहे हो? तो टाइम अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना बंद करो कि एक बारी में याद होगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि पढ़ना कहां से शुरू करना है। पहले क्लास प्रेजेंस इंप्रूव करो, और एक और, अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं एक हफ्ते में इतना टारगेट जो मैंने लिया है, बड़े टारगेट मत लेना कि मैं एक हफ्ते के अंदर 4 चैप्टर्स निपटा रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर इतना पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। टारगेट्स को ब्रेक करो। आज क्या करूंगा, आज मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, दोपहर के बाद रात होते होते मुझे कितना अचीव कर लेना है। समझ रहे हो? हमारा टारगेट छोटा होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास अगर जो मान लो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मैंने तुम्हारे लिए टेस्ट अनाउंस किया हुआ है, तो तुम्हारा आज टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई अगर टेस्ट हमारा सैटरडे को है, तो आज थर्सडे है, फ्राइडे एक दिन रह गया, तो जिसने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छा हो गया होगा। जिसने नहीं पढ़ा है, उसका एक टारगेट होना चाहिए कि आज रात को सोने से पहले नोट्स खत्म कर लेंगे। इससे ज्यादा मत सोचो कि नोट्स भी कर लूंगा, सभी पढ़ लूंगा आज ही, आज रात में होगा ही नहीं। इतना ब्रेन एसिमिलेट नहीं कर पाएगा, अब्सॉर्ब नहीं करेगा, याद नहीं रहेगा, फायदा क्या। तो आज रात को नोट्स खत्म करके सोओगे। अगला टारगेट, सुबह एनसीईआरटी फाइल करनी है, 12 बजे से पहले एनसीईआरटी फाइल खत्म होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में बुक लेके जा सकते हैं, हर वक्त पढ़ा नहीं रहे हम। किसी टाइम पे फ्री लेक्चर होगा, किसी टाइम पे तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा। और अगर फिर भी लग रहा है कि पूरा टाइम ही पढ़ा लिया, तो ट्यूशन तुम्हारा जैसे 6 बजे अगर शुरू हो रहा है, तो 6 बजे से पहले एनसीईआरटी फाइल खत्म होनी चाहिए। क्योंकि हमारा परसों टेस्ट है, तो परसों टेस्ट तो उस सीरियसनेस के साथ टारगेट को तोड़ के ले लो, ब्रेक करो। और हमने मंडे को टेस्ट अनाउंस किया था, तो मंडे के हिसाब से सैटरडे तक देखे हुए, तो दिन का 1.5-1.5 घंटे में ब्रेक करोगे, 2-2 घंटे में ब्रेक करोगे, 16 घंटे तक पहुंच जाओगे कि नहीं, है ना। 2-2.5 घंटे एक दिन, 3 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन। और +1 में एक और पार्ट है, 16 घंटे वाला पार्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड वाले, वो तो है ही नहीं, सिर्फ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज है ना। और वो भी जेईई मेंस के, मैं ये नहीं कह रहा कि 25 साल वाले लगा लो, पिछले 4 साल के लगा लो। करें जेईई मेंस के लिए पिछले 4 साल के लगा लो, क्योंकि हम जब यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, उस 4 साल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उतना। ठीक है, इस तरीके से अपने टारगेट को ब्रेक करो। और एक और, जो बच्चा जेईई मेंस के क्वेश्चन करते हुए अनकंफर्टेबल है, तो जेईई मेंस को सीधा उठाना भी नहीं है। पहले क्या करो, पहले जो अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद नोट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद एनसीईआरटी फाइल है, उसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उनको पढ़ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे जाना, और तब प्रीवियस ईयर बोर्ड्स लेवल, उसे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पे जाना। ठीक है, डायरेक्टली कई बार कॉम्पिटिटिव वाले उठाते हुए लग रहा होता है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कंसेप्ट पकड़ के पहुंचोगे तो आ जाएगा, लेकिन एकदम उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं बना है, वो दिक्कत भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जेईई मेंस में टॉप करे, एडवांस निकाले। उसके अलावा भी बहुत ज्यादा कुछ है जिंदगी में, बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन मुद्दा ये, नॉन मेडिकल लिया और हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम जेईई मेंस दे सकते हैं, तो क्यों ना दें, और क्यों ना प्रिपेयर करके दें। आउटपुट निकल जाए तो क्या बुरा है। मेडिकल लिया और हम नीट दे सकते हैं, तो क्यों ना दें नीट।
और जब नीट दे ही रहे हैं तो पढ़ के देते हैं ना, अपना एफर्ट डाल के देखते हैं। तो ये मत सोचो कि हम रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा एफर्ट डालेंगे तो, लेकिन अगर नहीं निकल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम है हमारे पास, डे बाय डे इंप्रूव होती जाएंगी चीजें। डन है, ये पता चल रहा है, थोड़ा बहुत थॉट क्लियर हुआ होगा पढ़ना कैसे है। और मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना रखो कि एक चीज से कमिटमेंट रखो एक टाइम पे, टुकड़ों में मत जियो। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, जब नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो, ये सिंपल होना चाहिए। मतलब है कि इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, अगर कभी तुम खेलने जाते हो ना, वहां फोन मत यूज करो, फोन लेके ही मत जाओ, उससे अच्छा सुकून नहीं है कुछ, क्योंकि फोन लेके जाओगे हर वक्त डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बुरा पार्ट, फोन लेके जाओगे फोटोज खींच लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, खेलते हुए की खेलने गए हो तुम, फोन में लग गए हो। दुनिया के साथ देखा होगा, घूमने जाते हैं सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग पे टाइम लगा लेते हैं, व्यूज एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक पार्ट सोच लेते हैं कि वीडियो ही बनाने गए हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट है, तो घूमने नहीं गए हो, वीडियो रिकॉर्ड करने गए हो। और अगर घूमने गए हो तो वीडियोस को साइडलाइन कर लेते हैं, वंस अ वाइल फोटोज थोड़ा बहुत चलता है। समझ रहे हो? ये प्रायोरिटाइज करना शुरू करो अपने अपने चीजों को, अपने अपने काम को। अब जिसको ये लग रहा है कि जो मैं बता रहा था कि हाँ अपना इंटरेस्ट लूज हो रहा है, अगर किसी बच्चे को लग रहा है मैंने नॉन मेडिकल मेडिकल लिया लेकिन मेरे अंदर एक टैलेंट है, उसका मैं क्या करूं, तो बच्चा देखो, इन चीजों पे हम नॉन मेडिकल मेडिकल ऑप्ट करने से पहले डिस्कस करते तो अच्छा था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं घर वालों के सामने प्रेजेंट करूं खुद को, उनके सामने लड़ूं, उनके सामने जिद लगाऊं कि उनको भरोसा दिलाऊं कि हाँ मैं इसमें कुछ कर लूंगा, और नहीं होगा तो भी मैं कुछ बैकअप दे के दिखाता हूँ आपको। वो नहीं किया इसका मतलब तुम भी श्योर नहीं हो उस चीज को लेके कि हाँ वो इतना वर्थ इट नहीं है कि जिसके पीछे तुम पेरेंट्स के साथ लड़ सको, है ना? ये तो तुम्हें भी पता है कि एक रिस्क फैक्टर उस चीज के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारा बैकअप क्या होता है? सिर्फ पढ़ाई। तुम जिस मर्जी चीज में जितना मर्जी अच्छे हो, लेकिन पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकअप है। क्योंकि अल्टीमेटली रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें खाने पीने का जुगाड़ करना है, जिंदा रहने का जुगाड़ करना है, तो उसके लिए नौकरी बिजनेस कुछ तो चाहिए, जिसके लिए एजुकेशन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देगी। ओनली लाइफलाइन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये। और इसके बाद वाला जो पार्ट आता है वो स्ट्रगल ज्यादा लेके आता है लाइफ में। तो जब हम पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस दे ही चुके हैं, प्रायोरिटाइज कर ही चुके हैं, तो अब जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, उसको ओकेजनल बना लो। मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ दो, ओकेजनल कैसे बनाओ? तुमने अपना गोल सेट किया है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरा दिन हो गया, पूरे दिन के अंदर 24 घंटे, 8 घंटे सोने के, 6 घंटे स्कूल के, 7 घंटे लगा लो, 4 घंटे इंस्टीट्यूट के, 10 घंटे हो गए, 4 घंटे तुम्हारे पढ़ने के, सब तो खत्म हो जाता है यहाँ पे। 1.5-2 घंटा तुम्हारे लिए बचता है, उसमें कोशिश करो उस 1.5-2 घंटा में प्रोडक्टिव रहने की, अपने लिए वो करने की जिसमें तुम इंजॉय कर रहे हो, ना कि इनफाइनाइट स्क्रॉल के लूप में फंस रहे हो। जो फालतू का तुम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो ना, उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं थोड़ा सा, है ना? मतलब टाइम बाउंडेशंस रखते हैं, 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, उससे ज्यादा नहीं। इनफाइनाइट स्क्रॉल के लूप में नहीं फंसेंगे। उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं जिनका ऐप हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं शायद उनको भी मिल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है सिवाय टाइम वेस्ट और टाइम वेस्ट और फ्रस्ट्रेशन के अलावा निकलता भी कुछ नहीं है उस कॉल से। 15 मिनट बाद यही लगता है देखा क्या है, इससे अच्छा मुझे लगता है मूवी देख लो, 3 घंटे में खत्म तो होगी। इनफाइनाइट स्क्रॉल में आउटपुट भी कुछ नहीं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। दूसरा, जब तुम एक हफ्ते पढ़ चुके हो तो एक दिन जब बीच में किसी दिन ब्रेक देते हो, उस दिन करो वो जो तुम्हें करना है। अगर मेरे को बोलो आके कि सर इतना हो गया, हमने ये टॉपिक कर लिया, इसका टेस्ट भी ढंग का हो गया, आज नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक दिन नॉन टीचिंग रख देंगे महीने में, कोई आफत नहीं है, उससे सिलेबस रुकेगा नहीं और तेज चलाएंगे, क्योंकि तुम अपने आप मोटिवेटेड हो उस दिन को फ्री रखने के लिए, बाकी 6 दिन 7 दिन आउटपुट निकालने के लिए। अपने आप को रिवॉर्ड किस तरीके से देना? जब तुम्हें लगे कि जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना मैंने पढ़ लिया है, जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना मैं आउटपुट निकाल चुका हूँ, और अब मैं एक दिन डिजर्व करता हूँ कि मैं ब्रेक ले लूँ, तो उस डिजर्व के हिसाब से ब्रेक ले लूँ। संडे को अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू करो खुद के लिए। सिर्फ फोन टीवी या फिर बुक्स नहीं है जिंदगी, बाहर निकलो। एज तुम्हारी बहुत ठीक है ये वाली, तो फिजिकल एक्टिविटी रखोगे, ग्रोथ रहेगी, थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी। सिर्फ किताबें और सिर्फ फोन और ये डिवाइसेस के बाहर बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तो क्या करो, कोशिश करो उसको मैनेज करो। घर वाले बोलेंगे नॉन मेडिकल वाला बच्चा, मेडिकल वाला बच्चा कहाँ खेलने जाता है, तो नहीं जाता है जनरली। कब नहीं जाता? जब उसके पास पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जब उसके पास पाइल अप होता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड इकट्ठा करा हुआ उसने। लेकिन जब तुम मैनेज करके चलोगे, चीजें खत्म हो गई हैं, तो अपने आप को दो ना रिवॉर्ड। मॉर्निंग में उठो, 6 बजे खेलने का शौक है, 6 बजे उठो, जाके 12 बजे तक खेल के आओ। 12 बजे आए, 2-3 बजे तक रेस्ट किया, 3 बजे के बाद खाना पीना, फैमिली के साथ टाइम, लेकिन 8 बजे पढ़ने बैठ गए और 4 घंटे की आउटपुट, इससे ज्यादा चाहिए नहीं हमें उसमें।
रिवॉर्ड के नाम पे फ्री चाहिए थे ना, तो एक पूरे दिन में से सिर्फ 4 घंटे पढ़े हो, बाकी तो सारा दिन तुम्हारे लिए था, लेकिन 4 घंटे को मैनेज करो। समझ रहे हो? सारी गेम कहाँ आ रही है? मैनेजमेंट की। प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि करना नहीं आ रहा है, मैनेज नहीं कर रहे हैं, टुकड़ों में छोटे छोटे में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बताओ, और किसी को दिक्कत आ रही है कुछ ऐसी? पढ़ने का पार्ट समझ में आ रहा है? अब जिसको ये लग रहा है मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है ना कि मैं किताब लेके बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ बहुत रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आ रही। तो तुम पढ़ने के तरीके को चेंज करके देखो, मतलब तुम कैसे पढ़ रहे हो। जैसे मैंने बोला ना, बोल बोल के पढ़ो, लिख के पढ़ो, समझा के पढ़ो, तो आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। उसमें क्या होगा ना, इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर जो तुम सिर्फ किताब लेके बैठे हो और सिर्फ फॉर्मेलिटी ना से अपनी ओर से तो तुम एफर्ट डाल रहे हो लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो टॉपिक के साथ, क्योंकि समझ आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पेज पलट रहे हैं सर। किसी को समझाओगे तो तुम्हें समझना पड़ेगा, टॉपिक के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। और फिर घूम फिर के एक ही बात है, क्लास प्रेजेंस इंप्रूव करो। क्लास प्रेजेंस की गेम ही ये है कि तुम जितना क्लास में एक्टिव रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे, उतना वो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, उतना तुम बाद में समझ ज्यादा पाओगे। उन्हें रिवीजन के टाइम पे इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। बिल्कुल एक अननोन टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। और इन सब के ऊपर सर्वोपरि एक ही डायलॉग हमेशा से बोलता आ रहा हूं मैं, जो अपना मोटिवेशन है ना, सबसे बकवास शब्द है ये। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। ये ध्यान रखना, मैं रोज ये बातें नहीं करूंगा, रोज तुम मोटिवेट नहीं होगे मेरी बात से, तीसरे दिन ये भाषण लग के बकवास लगेगा। और मैं भी क्यों करूंगा, मेरे को भी तो सिलेबस कराना ही है। मोटिवेट नहीं करेगा कोई बच्चा। मैं डेली मोटिवेटेड नहीं रह सकता कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। डेली तुम्हारे पापा इतने मोटिवेटेड नहीं रह सकते कि मैं ऑफिस जाके काम करूं। मम्मी इतनी मोटिवेटेड कैसे हैं कि भाई कुछ भी चल रहा है बिना संडे के भी, उनके लिए तो संडे भी नहीं है, घर पे रोज खाना बना ही रहे हैं। तो वो मोटिवेशन नहीं है, वो कमिटमेंट है, वो डिसिप्लिन है। मुझे पता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे तुम सबको पढ़ाना है। तो मेरे सर दर्द है, बैक एक है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, वो सब साइड में रख दिया। मुद्दा है मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। मम्मी की तबीयत खराब है, कुछ भी है, वो एक बार अपना 100% एफर्ट डाल के उठ के किचन तक तुम्हारे लिए बनाने चली जाएंगी, अनटिल और अनलेस बहुत सीरियस सिचुएशन ना। वो ये नहीं है कि वो मोटिवेटेड है उसके लिए, वो कमिटेड है उस चीज़ के लिए, क्योंकि डेली मोटिवेशन कहाँ से आएगा, रोज रोज नहीं आ सकता। तो यहाँ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। तुम्हारा डिसिप्लिन कहाँ मिस होता है, तुम टाइम टेबल बनाते हो तो फॉलो नहीं करते, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसको फॉलो ना करें इसलिए घर वालों को भी नहीं बताओगे कि मेरा टाइम टेबल ये है। सबसे अच्छी समझदारी क्या है, अपने लिए 2 गुंडे रख लो, जो जब ना पढ़ो तो तुम्हें गालियां देना शुरू कर दे। माँ बाप, उनको कैसे करो, क्या करो, उनको टाइम टेबल बना के दे दो कि मम्मी आज से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, पापा आज से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, और देखना मैं करूंगा। तुम मजा लो दूसरे दिन ना करो, उन्होंने खुद करवा देना। तो चांटा नहीं मारेंगे, लेकिन वो भिगो भिगो के चांटे मारने वाली बात नहीं होती। हो गया, पढ़ लिया, बन गया आईएएस, कर ली इंजीनियरिंग, वो बार बार टॉन्ट मारेंगे, लेकिन उनका पार्ट ठीक है ना, क्योंकि तुम कमिटेड थे उस दिन। अब 2 ही दिन बाद तुम्हारी मोटिवेशन खत्म हो गई, डिसिप्लिन है नहीं, तो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, टाइम टेबल बना के उनको दो कि मम्मी देखो ये मैं फॉलो करके दिखाता हूँ आपको। देखो उनके आगे भी कमिटमेंट शो करोगे, वो भी तुम पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। अभी तो आधे बच्चों के ऊपर तो माँ बाप को भरोसा नहीं है कि रात को जब बैठ रहे हैं पढ़ने वो पढ़ भी रहे कि नहीं। तो माँ बाप क्या कहते हैं, रात को नहीं पढ़ना, सुबह पढ़ा कर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रात को बैठा है तो कुछ दाल में काला है, ये कहीं बाबू सोना पे ना मुड़ गया हो। दिक्कत वो भी तो है ना। भाई सब खांसी वाली बात नहीं, सत्य वचन है ना। माँ बाप को लक्षण दिख रहे होते हैं, कूद के पैर पालने में दिख रहे हैं कि भाई ये करेगा कांड। कैसे दिख रहा है, रात रात को भाई साहब पढ़ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 4, तो जा कहाँ रही है रात, तो रात जा रही है कहीं डाइवर्जेंस में, है ना। कहानी तो वही है। तो डाइवर्जेंस जो चल रहे हैं, बच्चे नोट्स खोलने क्यों है अपने पास। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ना है ना, डिवाइसेस को दूर रखो, सीधी है पहली कमिटमेंट वहां दिख जाएगी। तुम्हें लगता है मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ और मुझे 2 घंटे पढ़ना है, फोन जाओ मम्मी को दे आओ, मेरे को 2-2.5 घंटे बाद देना जब मैं पढ़ के उठ के आऊँ। आधी तो कमिटमेंट वहीं से दिख गए। अब बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, तेरा तो पक्का ही जरूरी है ना। नहीं भाई खतरनाक है बच्चा। ऐसे में क्या करें, जैसे आप कह रहे हैं मोटिवेशन टेम्परेरी। हाँ मोटिवेट नहीं होगे, डेली नहीं होगा सर, पर कभी कभी ऐसा होता है खुद पढ़ने का मन करता है, 4 घंटे 5 घंटे टाइम पता नहीं होता कि पढ़ रहे हो, ठीक है, 30 हो गए 32 कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ऐसे और कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 करे 3 करे, ऐसा है, इसीलिए मैं मन नहीं कर रहा, इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, बार बार इसी बात पे तो मैं बोल रहा हूँ। इसी चीज के लिए हमें क्या चाहिए कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट।
अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, वहां मूड स्विंग्स के हिसाब से नहीं किताब उठानी। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आज मेरा मन है पढ़ाने का, तो मैं शायद ज्यादा जोर से बोल के, ज्यादा जोश में आके, बहुत प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व करके कराऊंगा। जिस दिन नहीं है, शायद मेरी एनर्जी लो रहेगी, मैं टॉपिक कम कराऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा तो जरूर, है ना। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ना देके खुद कराऊंगा। आप जैसे 30 करनी है तो रोटेटिकली जैसे 25-20 तक कोई बात नहीं, बहुत है। अगर देखो 25 तक भी पहुंच रहे हो तो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर कहो कि मैं बैठ नहीं रहा हूं, वो गड़बड़ है। मैं तुमसे आउटपुट के वो मांग ही रहा कि इतने क्वेश्चंस ही करके उठोगे ना। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि कोई टॉपिक ऐसा भी होगा जो टाइम भी मांगेगा तुमसे, तो उस वक्त क्या करो, तुम्हारी कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे पढ़ने बैठना है, तो मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। यही तो मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो टाइम टेबल देके। तुम्हारा मूड नहीं है कि मेरे को पढ़ना नहीं, आज मन नहीं कर रहा है, मम्मी का पूरा मूड है कि एक बार लड़का आज बैठे ना, मैं बताती हूँ फिर उसे, वो आके बोलेंगी कि भाई साहब क्या हो गया, आज तीसरा दिन है, तेरा टाइम टेबल वो कहाँ चला गया, तो पढ़ो भाई साहब आप। तो उठ के जाएगा, उस प्रेशर में जाएगा। लेकिन असली मजा पता है कब है, जब पेरेंट्स बोलने आए और तो किताब लेके बैठा मिल जाए, वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना फिर उनको। हाँ, ऐसे मैं पूरे 3 से 4 घंटे बैठा हूँ किताब लेके, और मैं पूरा उस टाइम पे सच में पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ वो आएंगे उसी टाइम पे जब मैं किताब हटाता हूँ। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। वो उस टाइम पे आते हैं जब उन्हें आना होता है, लेकिन वो अलग बात है कि तू बुक हटा रहा है। मतलब एक और बात समझना, तू उस टाइम पे बुक नहीं हटा रहा है जिस टाइम पे तूने टाइम टेबल के अंदर लिख के दिया हुआ कि मैं पढ़ूंगा। अगर तुम वो दो तो पेरेंट्स आके देखे और तू किताब के बिना मिल रहा है, फिर तो तू झूठ बोल रहा है कि नहीं। तुमने पेरेंट्स को बोला कि मैं 9 से 11 पढ़ूंगा, और पेरेंट्स एकदम से आ गए और तुम उस टाइम पे बुक लेके नहीं बैठे, और तुम बोल रहे हो नहीं नहीं मैं तो तब से पढ़ रहा था, अभी अभी फोन उठाए। भाई 9 से 11 के बीच में तो हम कमिटेड है कि फोन नहीं उठाएंगे। अब तुम कह रहे हो नहीं पेरेंट्स गलत टाइम पे आए, तुमने चीटिंग करी है। बस पेरेंट्स उस टाइम पे आए जब तुम चीटिंग कर रहे थे, है ना। तो वो तो तुम कमिटमेंट नहीं फॉलो कर रहे ना। मेन पहला टारगेट यही करो, जब तुम पढ़ने बैठो डिवाइसेस छोड़ दो, प्रिंट आउट्स हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत बुरे वक्त में जाते होते हैं, जैसे मान लो एब्सेंट थे, तबीयत खराब थी, कुछ सिचुएशन है ऐसी कि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तब देख लो। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर कब देखना पड़ रहा है, मान लो हमारा ही है, मैं हर किसी को कह रहा हूँ भाई मैं अगले दिन आके मॉर्निंग में आके सेशन लगाओ, डाउट सेशन में मैं करा ही दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक है वो 1.5 घंटे का टॉपिक है, अगले दिन तुम आके बोलो जिस टाइम पे मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि सर कल वाला टॉपिक रिपीट करा दो, वो थोड़ा टफ है मेरे लिए, तो क्या करो उस टाइम पे, अगर तुम उस क्वेश्चन उस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, हेडफोन लगाओ, पीछे बैठो, टॉपिक देखो साथ में यहाँ बैठ के। उसमें मेरे पास बस मेरे को तुम पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए ना कि तुम वो वीडियो लेक्चर ही देख रहे हो, पीछे लगा के कुछ और नहीं चला लिया तुमने, है ना। पता चला वो वहाँ पे हेडफोन लगा रखा और पीछे बीच में वो बैकग्राउंड में तुमने साथ में नोटिफिकेशंस भी खोली हैं, स्ट्रीक्स भी भेज रहे हो, बीच बीच में रील स्क्रॉल हो गई हैं, मैसेजेस भी पढ़ लिए, वो नहीं चाहिए। फिर एक क्लियर होना चाहिए, वीडियो लेक्चर देख रहे हो। और एक और, वीडियो लेक्चर देखने का भी एक सिंपल तरीका होता है, जब तुम वीडियो लेक्चर देखते हो साथ में नोटबुक और नोट्स खोल के रखो। वो सुन ज्यादा रहे हो, लिखो अपने आप। जितना लिखते चलोगे, जितना नोट्स से साथ के साथ टेली करते चलोगे, क्योंकि हम तो रिकॉर्डिंग में कर भी यही रहे हैं, उन्हीं नोट्स की रेफरेंस से मैं पढ़ाता हूँ जो नोट्स तुम्हारे पास मैंने दे रखे। तो जब मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स से साथ के साथ रीड करते चलोगे, हाईलाइट करते चलोगे, तो तुम्हारे अपने आप आधा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करो, वीडियो चला रखी है, बैठ गए यहाँ पे, कुछ चल रहा है, बीच में नोटिफिकेशन आ गई, देख लिया, कोई आ गया, खाने पीने की बात हो गई, लेक्चर चल ही रहा है, बीच में कुछ मिस हो रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फॉर्मेलिटी के लिए देख के हुआ क्या। तो वो भी तो देखने का तरीका बदलने की जरूरत है, समझ रहे हो। तो पेरेंट्स जो तुम्हें लग रहा है कि वो गलत टाइम पे एंटर कर रहे हैं, उसी के लिए तो टाइम टेबल बोल रहा हूँ। अगर तुम किसी अपने पेरेंट्स को ये बोलते हो कि मम्मी मैं दिन में 6 घंटे की आउटपुट आपको निकाल के दूंगा, तो कोई पेरेंट नहीं बोल रहा नहीं नहीं 6 तो कम है, 12 निकाल, क्योंकि तुम अभी आधा घंटा निकाल रहे हो, 1 घंटा निकाल रहे हो, 2 घंटे निकाल रहे हो, 6 तो बहुत ज्यादा है उस हिसाब से। या 4 घंटे के लिए भी बोलो। अगर तुम्हें किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यार मेरे लिए 6 घंटे पॉसिबल नहीं है, मैं भी नहीं बोल रहा 6 घंटे बैठो, 4-4.5 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत होती है स्कूल और ट्यूशन के बाद। इससे ज्यादा कितना ही टाइम है तुम्हारे पास, है ना। तो 4 घंटे की अगर तुम सेल्फ स्टडी की कमिटमेंट पेरेंट्स को देते हो, पेरेंट्स उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके बाद आउटपुट भी तो आनी शुरू हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे टेस्ट में आउटपुट नहीं आ रही है, स्कूल में आउटपुट नहीं आ रही है, तो उनको डर ज्यादा लग रहा है, वो इनसिक्योर ज्यादा है। अगर वो इनसिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, उन्हें क्या लेना देना कितने घंटे पढ़ना, उन्हें दिख रहा है कि तुम आउटपुट निकाल रहे हो, तो वो तुम्हारा पार्ट है। और जिस दिन पेरेंट्स को ये समझ में आ जाए ना कि मेरे बच्चे को इतना पता चल गया कि डिसिप्लिन क्या है, वो नहीं टोकेंगे। वो याद है तुम जब स्कूल के लिए तैयार नहीं होते थे बचपन में, तो वो आके उठाते होते हैं, तैयार करते थे। उन्होंने किस दिन तुम्हें तैयार करना छोड़ दिया, जिस दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि अब ये खुद तैयार हो जाएगा,
उस दिन वो तैयार करना बंद कर देते हैं। जिस दिन उन्हें ये लगेगा कि हाँ बच्चा खुद उठ जाएगा, मुझे जाके उसको हिला डुला के स्कूल के लिए रेडी करने के लिए नहीं उठाना है, तो उस दिन तुम्हें उठाना बंद कर देते हैं, क्या वो खुद उठ जाएगा। अभी उनको पता है ये बदतमीज उठ ही नहीं रहा, 9 बजे का ट्यूशन है, 9 बज के 5 मिनट तो यही है, तो आके वो थप्पड़ थप्पड़ लेके आते हैं तुम्हारे लिए, तो भाई हाँ उठ जाओ बदतमीज, तो टाइम हो गया ये वो। वरना अगर तुम खुद डेली ट्यूशन के टाइमिंग या स्कूल के टाइमिंग से आधा पौना घंटे पहले उठ के चले जाओ, तो वो तुम्हें उठाना बंद कर देंगे। सेम गोज फॉर मार्क्स इन पढ़ाई। भाई जिस दिन तुम मार्क्स लेना शुरू कर दो, वो मार्क्स के लिए बोलना बंद कर दें। जिस दिन तुम कमिटमेंट शो करके एक बार सेटिंग देना शुरू करो, पता है जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा ठीक से पढ़ो और मार्क्स ना आए, तो पेरेंट्स आके मुझसे बात करेंगे कि सर आप बताओ जी आप में दिक्कत है, फिर तो क्या बच्चा पढ़ रहा है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके साथ बात करो, उसकी काउंसलिंग करो, उसको क्रॉस चेक करो। फिर वो मेरा पार्ट शुरू होगा ना कि हाँ गड़बड़ कहाँ है मुझे, लेकिन अभी दिख रहा है जो अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, मैं क्या बोलूँ, क्या आउटपुट आएगी उससे, है ना। कंसिस्टेंसी नहीं है पढ़ाई के बीच में, मुझे लेक्चर के बीच में दिख रहा है डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन खुल जाते हैं। मैं जैसे ही मुंह मोड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ठीक है ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, तुम्हें लग रहा है कि हाँ 30 सेकंड लिखेंगे मुझे क्वेश्चन लिखने में, 30 सेकंड्स का टाइम लगेगा, तो 30 सेकंड्स में नोटिफिकेशन देख लेते हैं, पता नहीं क्या निकल गया इतनी देर में। डिस्ट्रैक्शंस हो गई, उसी वक्त तुमने सारा फोकस पढ़ाई से हटा के उस फोन में डाल दिया, तुम्हें क्यों ही याद रहेगी वो वाली चीज़ की मैं क्या करवा रहा था, है ना। सारा गेम सबसे बड़ा दुश्मन तो एक तो फ़ोन बना हुआ है हमारा, क्योंकि फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वैसे देखें तो पावर हाउस है हमारे लिए, बहुत बड़ा रिसोर्स है, सब कुछ अवेलेबल है उसके अंदर, क्या ही नहीं है जो अगर जो हम हेल्प लें उससे। ये प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा भर रखे हैं हमें। तो नोटिफिकेशन से एक और काम करो सब बच्चों से, ये ना कुछ बहुत सिंपल चीज़ है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी ना नोटिफिकेशंस बंद कर दो। उससे क्या फ़ायदा होगा, मैं ये नहीं कह रहा अनइंस्टॉल कर दो, चलो तुम्हारा सोशल एक ग्रुप बना हुआ है, हो सकता है वो भी उतना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो, लेकिन वो पढ़ाई के बीच में नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब तुम फ्री हो तो खोल के देख लो, क्योंकि तुम्हें ये तो पता है वहाँ पे कुछ ऐसी आफत तो नहीं आ रही है कि नेचुरल क्लाइमिटी आ गई और वहीं से नोटिफिकेशन आएगी कि उठ के भाग जाए वरना दब के मर जाएगा, नहीं है ना, वहाँ कुछ ऐसा नहीं। वहाँ वही मैसेज है जो फालतू के हैं, वहाँ हम वही भेजते हैं जिसमें सार्कास्टिक बकवास होती है, या कुछ फनी होगा या कुछ वल्गर होगा। नॉलेजेबल भी बहुत रेयर भेजते हैं, और अगर नॉलेजेबल भी भेज रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट भी भेज रहे हैं, तो वो जा तो कहीं नहीं रहा, जब टाइम मिलेगा तब खोल के देख लेंगे। नोटिफिकेशंस बंद कर लो बस, ताकि जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना, तब वो नोटिफिकेशंस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें। क्लियर है। तो आज का तुम्हारा पहला टास्क यही होना चाहिए, टाइम टेबल बना के दो मुझे, खुद को, पेरेंट्स को, ठीक है। मैं नहीं चाहता मैं तुम पे थोप दूं कि नहीं सुबह 4 बजे उठो पढ़ो, रात को 9 बजे सो जाओ। भाई हर किसी का फैमिली का माहौल है, टाइम शेड्यूल है, हर किसी का अलग अलग है। किसी के पापा ही 10 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, तो कैसे बच्चा 9 बजे सो जाएगा, क्योंकि मम्मी खाना 10:30 बजे सर्व करेगी सारी फैमिली को इकट्ठे। तो उनके ऊपर जाके सर पे मत चढ़ो कि नहीं मुझे सर ने कहा 9 बजे सोना है तो पहले ही खाना बना, वो ज़रूरी नहीं है। तो रात को पढ़ो ना लेट तक, 10 साढ़े 10 बजे खाना मिलेगा, 8 बजे से लेकर 10:30 तक 2.5 घंटे की सिटिंग लगाओ, खाना खाया सो गए, है ना। लेकिन जिसके घर पे 9 बजे खाना बन जाता है, तो क्या करो, 9 बजे खाना खा लिया, खाने के बाद 2 घंटे पढ़ लो। तो ये तुम्हें शेड्यूल बनाना है अपने हिसाब से। किसी को लगता है कि नहीं रात को नहीं पढ़ सकते हैं, भाई अपना सेपरेट रूम नहीं है जहाँ मैं लाइट ऑन करके पढ़ूँ, तो अर्ली मॉर्निंग में उठे, वो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जिसको लग रहा है ना कि हाँ नहीं है मेरे पास कोई अलग रूम नहीं है, लाइट ऑन करूँगा पेरेंट्स परेशान हो गए, तो मॉर्निंग में उठ जाओगे। मॉर्निंग में पेरेंट्स उठ जाएंगे, फिर वो अगर जल्दी सो रहे हैं तो जल्दी सुबह उठ जाते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स। तो वो तुम्हें अपने घर के माहौल, अपनी जो कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से एक शेड्यूल बना के दो भाई, जिसमें 3.5 से 4 घंटे की तुम आउटपुट निकाल के दो। उसके बाद मिलेंगे 15 दिन बाद, रिव्यू करेंगे चीज़ों को कि जेन्युइनली कितनी आउटपुट आ रही है। मैंने कहा था 30 क्वेश्चंस पर डे मिनिमम होने चाहिए, आज से 1 महीने पहले। जिसने 30 क्वेश्चंस करने शुरू करें उसको थोड़ा बहुत चेंज दिखा होगा अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, अपने कंसेप्ट की अप्रोच में। +1 के न्यूमेरिकल्स एकदम से पकड़ में नहीं आए थे, लेकिन जो बच्चा हर रोज़ के 30 क्वेश्चंस करने लग गया ना, उसकी अप्रोच खुलनी शुरू हो जाती है, उसे क्वेश्चंस उस तरीके से दिखने शुरू हो जाते हैं। सेम गोज फॉर दिस, जब तुम लगातार ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो तुम्हें 15-20 दिन के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी आती दिखेगी। फिर उस इम्प्रूवमेंट जो तुम्हारा हार्डवर्क है उसके ऊपर नरिशिंग का काम मैं कर सकता हूँ कि हाँ अब यहाँ ये वाले क्वेश्चंस का फॉर्मेट बदल लेते हैं, यहाँ पे अब लेवल अप करने की ज़रूरत है, हम जो लेवल 1 से लेवल 2 पे कैसे पहुँच जाएंगे, वो सब अब तुम्हारा पार्ट रहेगा। उसमें मतलब मैं तुम्हारा क्या, वो मेरा पार्ट रहेगा ना, उसमें फिर गाइड करूँगा, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। और कोई डाउट? अगर किसी को किसी भी लेवल पे दिक्कत आती है, और एक दूसरे की ना सपोर्ट बनो, कुएं के मेंढक नहीं बनना है। कुएं का मेंढक समझ रहे हो, अगर जो 4 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और 5वां पढ़ने लगता है तो चारों क्या कहते हैं, छोड़ क्या कर रहा है, देख मैं दिखाऊं तेरे को, ये रील देख कैसी लग रही है, और तू
पांचवे को भी अपने साथ लगा लेते हो। उल्टा करना होता है। अगर तुम 4 बच्चे पढ़ रहे हो और वहां दिख रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, उसको बोलो कि भाई पढ़ ले, कुछ नहीं रखा है इसमें, बाद में देख लेंगे। वो आके कह रहा है कि देख मैंने नया गेम इंस्टॉल किया, तो उसको बोल भाई अनइंस्टॉल कर दे, 12वीं के बाद खेल लेंगे। थोड़ा बहुत मोटिवेट एक दूसरे को करोगे तो साथ में चल पाओगे। ये नहीं होता कि हाँ हम बैठे, सर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अभी आके बताएंगे, डाउट्स ले रहे हैं, दूसरे बच्चे के ले रहे हैं, मेरा थोड़ी है भाई, सेम क्लास का है, पूछ लो आगे कि कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो, हम भी साथ में समझ लेंगे, नुकसान थोड़ी ना है उसमें। तुम्हारा उल्टा होता है, कोई एक बच्चा डाउट पूछ ले, मैं उसको कराने लग गया, तो तुम्हारे लिए तुम फ्री हो, क्योंकि वो डाउट तुम्हारा है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही क्लास का एक ही टॉपिक का क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी है तुम्हें आता होगा, साथ में कर लो, और आता है तो उसको समझा दो, फिर ये बोल दो मैं करा देता हूँ, है ना। उस तरीके से एक दूसरे की सपोर्ट बनो, एक दूसरे के लिए खड्डा मत खोदो कि हाँ मैं गिर रहा हूँ तो साथ में हाथ पकड़ के गिराऊंगा। कोई एक बंदा फोन नहीं लाया तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लेयर गेम खेल लेते हैं एक ही फोन, और ज्यादा अच्छा है। तेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे पास है, इकट्ठे मिलकर वीडियोस देख लेते हैं। ये बकवास काम है, ये मत करो। उल्टा एक दूसरे को मोटिवेट करो कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम शेड्यूल के अंदर कर लेते हैं। मेरे को याद है लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक ऐप इंस्टॉल कर ली थी पढ़ाने वाली, ये लो कुमटा करके थी एक, ये लो कुमटा, ये शायद ऐसा कुछ है ना, कुछ ऐसा, ये लो कुमटा, पता नहीं कुछ ऐसी YPT। उसके अंदर क्या है ना, उसके अंदर एक ग्रुप बन जाता है, जब भी बच्चा कोई पढ़ना शुरू करता है उसको ऑन कर देता है और उस टाइम पे फोन यूज नहीं करेगा। अब उसमें हमने किया कि इतने घंटे के लिए सिटिंग देनी है। अब कंपटीशन हो गया था शुरू कि हाँ भाई कौन सबसे ज्यादा घंटे की सिटिंग देने लगेगा। और उसके अंदर एक और होता है, जब तुम वो YPT की ऐप स्टार्ट करते हो तो बैकग्राउंड में कौन सी ऐप नहीं खोलनी है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, या अलाउ कर सकते हो कि कौन कौन सी खोल सकते हो। तो होना तो ये चाहिए कोई भी ऐप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोन यूज नहीं करना है। तो जो कुछ चतुर चालाक बच्चे हैं जिनको लगता है कि हाँ हम सिर्फ दिखाएंगे, उन्होंने सारा कुछ ही खोल रखा था। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, स्नैप हो गया, भाई हाँ ये जरूरी है, इनको साथ में खोलते देखते रहेंगे। वैसा नहीं करना ना, किसको झूठ बोल रहे हो, किसको दिखा रहे हो। समझदारी क्या है, अगर YPT पे हम सारे लॉग इन करके ग्रुप बना लेते हैं तो ऐसा होना चाहिए, सब किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन उससे मोटिवेशन क्या मिलती है कि भाई ये बच्चा अगर पढ़ रहा है, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आई पढ़ रहा है, तो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए वो पढ़ रहा है, तो तुम भी तो पढ़ ही सकते हो। तो उस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर तरीका अपना अपना है भाई। मुद्दा ये है मोटिवेशन और कमिटमेंट का, और मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन का, क्योंकि कौन रोज रोज मोटिवेट करेगा। तो अगर मैं लगा लो या कोई और लगा लो, ये बच्चा है रोज उसे बोले कि बेटा पढ़, यार पढ़ ले, क्या कर रहा है पढ़ ले, उसके चक्कर में पता चला वो पढ़ा नहीं, इसने छोड़ दिया पढ़ना, क्योंकि रोज उसके पीछे ही पढ़ने में रह गया। क्यों करेगा? मैं ही बोल दूंगा अभी तू उससे अलग बैठ, तू तो अपना पढ़ ले, है ना। रोज रोज ये उसको पिछला टॉपिक थोड़ी कराएगा कि चल तू घर से नहीं करके आया मैं कराऊं, ऐसा नहीं है। ये तो म्यूचुअल होगा, किसी दिन वो हेल्प करे, किसी दिन तुम हेल्प करो, रोज कोई मोटिवेट नहीं करेगा। डिसिप्लिन रहोगे, चीजें इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। किसी को पढ़ाई के रिलेटेड इशू आता है, कहीं टॉपिक में इशू आता है, मैं मॉर्निंग में डाउट सेशंस लेने के लिए बैठा होता हूँ, लास्ट में भी मैं रुक जाऊंगा, 8:30 क्लास खत्म होती है, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं बैठा होता हूँ यहाँ पे, तब डाउट्स ले लेंगे, समझ रहे हो। लेकिन करना तो शुरू करो, जब करोगे तो मैं अवेलेबिलिटी दिखाता जाऊंगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी और 2 घंटे लगा लेंगे, कोई आफत नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम करके आएगा। डन है? और बताओ कोई दुख दुविधा? डन है? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। बाकी करो, मेन डिसिप्लिन से शुरू करो। ये आज की बात नहीं है, टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, घर वालों को दो, मेरे को दो, अपने नोटबुक पे कहीं या अपने जो स्टडी टेबल है उस पर लगा लो, ये फॉलो करना है। और हर 2 दिन का 3 दिन का टारगेट लो, लंबा नहीं लेना है। ऐसे नहीं करना है कि पूरा चैप्टर आज खत्म करें, यही करो, आज ये टॉपिक होना चाहिए, आज इतना खत्म होना चाहिए, आज इतना खत्म होना चाहिए, और उतना उतना खत्म होता जाएगा तो धीरे धीरे अचीवमेंट दिखती जाएगी, ठीक है।